Good morning, everybody. A very warm welcome to all of you. Hi, guys. This is me, Vani Mehra, and I welcome you all to Vani Academy. So, today's video is a kind of a special video today because we are going to be talking about the ultimate guidance to answer writing. Yes, you guessed it right. Civil Services examination. The most important key to crack this examination is answer writing. पहले दिन से ही एस्पिरेंट्स के अंदर एक एंजाइटी, एक टेंशन, एक स्ट्रेस रहता है इस चीज़ का दैट व्हाट इज दिस आंसर राइटिंग, इसे कैसे किया जाता है, एग्जामिनेशन में इसे किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, हमें प्रैक्टिस कैसे करना है, कौन हमारी मदद करेगा, कौन हमारे आंसर्स को इवैल्यूएट करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन्हीं सबको सोचते हुए आई हैव कम अप विद दिस अमेजिंग वीडियो जिसके अंदर हम सब तरह की चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो गाइस हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड हियर वी गो। ऑलराइट, सो दिस इज द अल्टीमेट गाइड टू आंसर राइटिंग विद मी वानी मेहरा टुडे, एंड यस इट्स अ स्पेशल डे बिकॉज वी आर गोइंग टू डू अ वेरी डिफरेंट वीडियो। तो पहली बात तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दीजिए, और एक अनअकैडमी की अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगी। एज यू ऑल नो, आई एम एन अनअकैडमी प्लस एजुकेटर एंड आई बीन टीचिंग ऑन द प्लेटफॉर्म फ्रॉम 5 years नाउ। सो गाइज, 3 dynamic batches for complete preparation starts on 27th of July. Okay, 27 जुलाई को स्टार्ट हो रहे हैं और यूपीएससी सीएससी 2020-21 दोनों के लिए है। आप लोग को इसके साथ मिलेगा मेरा फाउंडेशन कोर्स जो चल रहा है बेसिक से एडवांस का ज्योग्राफी का। आपको सिर्फ रेफरल कोड यूज़ करना है मेरा, ताकि आपको अच्छा डिस्काउंट मिल सके, दैट इज़ वानी मेहरा। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी, डाउट या कुछ भी रहता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस दिए हुए फ़ोन नंबर पे। फाउंडेशन कोर्स की इन्फॉर्मेशन के बारे में, अनअकैडमी प्लस किट सब्सक्रिप्शन के बारे में, अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन मॉडल कैसे काम करता है, क्या आपकी प्रेपरेशन हो सकती है कि नहीं, इन सब तरह के डाउट्स के लिए 4 to 8 PM के बीच में यू पीपल कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर। आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज सकते हैं या मेरा टेलीग्राम ग्रुप दैट इज़ वानी मेहरा के ग्रुप है t.me/वानी मेहरा। ऑल द लिंक्स आई प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो इस तरह से कुछ हमारा फीस स्ट्रक्चर है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं रेफरल कोड यूज़ करके तो फीस गोज डाउन, साथ में आप अपना क्रेडिट का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। दैट इज़ अगर आप कोई क्लास अटेंड करते हैं तो उसका सेपरेट डिस्काउंट आपको मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। व्हाट इज अ बिगिनर्स अप्रोच टू आंसर राइटिंग? सबसे पहली बात है कि अगर आज आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, आप एक नए एस्पिरेंट हैं, तो आपकी अप्रोच किस तरह से होनी चाहिए? क्या आप इस प्रिपरेशन को उस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं जो आप चाहते हैं? अगर आपको आंसर राइटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता और मान लीजिए कि आपको उसे स्टार्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? व्हाट आर द बेसिक्स दैट यू हैव टू डू? तो गाइस, इसको समझने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन या जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पहले आप उसके बारे में अच्छे से पढ़िए। आई ऑलवेज रेकमेंड माई स्टूडेंट्स to go and read the notification of UPSC, CSC, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन को जाके पढ़िए उनकी वेबसाइट पे, और उसके बाद यूपीएससी का जो इंटायर सिलेबस है उसको अपने लेवल पे एक रीडिंग मारिए। एक रीडिंग अपने लेवल पे आप कर सकते हैं गाइस। उसके बाद इम्पोर्टेंस आती है कि अगर आप एक बिगिनर है तो आप कैसे आंसर राइटिंग कर सकते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि एनसीईआरटीज़ सब लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आपका बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। हालांकि आपने 6 to 12 10th तक ये सारी एनसीईआरटी सब बच्चे कवर करते हैं, सिर्फ 11th 12th में आपकी स्ट्रीम चेंज होती है तब चीज़ें वेरी कर सकती है। बट एनसीईआरटीज़ के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं जस्ट एज अ बिगिनर अगर आपको कुछ भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 6th की एनसीईआरटी ली ज्योग्राफी की, आर अर्थ, जिसके चैप्टर्स हमारी यूट्यूब चैनल पे भी अभी कवर किए जा रहे हैं बाय ऐश्वर्या, वो वीडियोस आप देख सकते हैं ज्योग्राफी की।
तो गाइस ज्योग्राफी में जो आर अर्थ की बुक है, इसके अंदर जो भी आपके चैप्टर्स दिए गए हैं, आप अगर एक चैप्टर को रीडिंग मारे, जो कि बहुत जल्दी हो जाएगा, उसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, जिसके अंदर आंसर लिखना होता है। एंड मोस्टली वो 50 to 100 वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। तो पहली अप्रोच तो ये है कि जो आपके पास चीज़ें अवेलेबल है, जो चीज़ें आप स्कूल में पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, सोशल साइंसेस के आपके सब्जेक्ट्स की जो भी बुक्स है, चाहे वो ज्योग्राफी है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे पॉलिटी है, चाहे इकोनॉमी है, उनके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू बिल्ड अ बेस। एंड दिस कैन बी द बिगिनर्स अप्रोच जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपको लिखना क्या है, क्योंकि वहाँ पे आप जब भी कोई चीज़ पढ़ेंगे और उसके बाद आप उसके ऊपर आंसर लिखेंगे, तो डेफिनेटली वो आंसर एक बहुत ही प्रोडक्टिव वे में निकल के आएगा। और क्योंकि आपने इस चीज़ को अभी लाइव पढ़ा होगा, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। सो दिस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी कि प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ बुक्स पढ़ते जाएंगे और आप उसके बाद कुछ लिखेंगे नहीं, उसे रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो आप अपनी क्रिएटिविटी और अपनी मेमोरी को कभी भी चेक नहीं कर पाएंगे। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट आर द वेज टू बिल्ड योर स्किल्स। हमेशा हर कोई बोलता है आंसर राइटिंग स्किल के बारे में कि आंसर राइटिंग इज अ स्किल, यू शुड डेवलप इट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरे मन में ये बात आई कि अगर आपको ये स्किल को बिल्ड करना है तो आप क्या कर सकते हो। गाइस, द बेस्ट अप्रोच इज कि आप टॉपर्स की शीट्स देख सकते हो जस्ट इन ऑर्डर टू एनालाइज कि टॉपर्स आंसर कैसे लिखते हैं। क्योंकि 6 to 12 के एनसीईआरटीज तो आप पढ़ लोगे, बट नॉट टू फॉरगेट गाइस, आप स्कूल का एग्जाम नहीं दे रहे हो, ना ही आप सीबीएसई, आईसीएसई, पीबीएसई, जो भी स्टेट का आपका है, बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम है। तो उसका पैटर्न जानना ज़्यादा ज़रूरी है। बिगिनर के पर्सपेक्टिव से एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन जस्ट अपना डर निकालने के लिए करना सही रहेगा, बट अगर आपको स्किल इंप्रूव करना है तो आप टॉपर्स की कॉपीज देख सकते हैं जस्ट इन ऑर्डर टू बी आत्मनिर्भर और सेल्फ इंडिपेंडेंट। एटलीस्ट कोई चीज़ तो खुद से कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ टॉपर्स की एक कॉपी दिखाना चाहूँगी यहाँ पे। One minute. ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये विजन आईएएस की आंसर शीट है ऑफ कनिष्क कटारिया, हु वाज ऑल इंडिया रैंक 1 इन 2018। और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो आप देख सकते हो एक आंसर राइटिंग के अंदर रहता है, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अब काफ़ी एस्पिरेंट्स या टीचर्स या एजुकेटर्स इस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं और डे 1 से वो आपको स्टार्ट कर देते हैं आंसर लिखवाना, भले ही वो एनसीईआरटी के आंसर्स हो या बेसिक लेवल के आंसर्स हो, बट उसे यूपीएससी आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं करवाया जाता। तो व्हाट इज द डिफरेंस? पहली बात है कंटेक्चुअल कॉम्पिटेंस। गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपका कंपटीशन यूपीएससी एग्जामिनेशन में बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ है जो इस एग्जाम की तैयारी हो सकता है जिन्होंने अभी स्टार्ट की है, या हो सकता है कि उन्होंने तैयारी पहले से स्टार्ट की है। तो कंटेक्चुअल कॉम्पिटेंस एक तो बहुत ज़्यादा है, एक तो आप कह सकते हो एग्जामिनेशन के अंदर, और आप किस कॉन्टेक्स्ट में अपने आंसर को लिख रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटेंट की कॉम्पिटेंस, अगर आपके साथ के 100 बच्चे भी आंसर लिख रहे हैं तो हर आंसर अलग होगा अपने आप में। लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, तुम्हें लग सकता है कि शायद तुमने मास्टरी कर ली है किसी चीज़ में, बट हो सकता है कोई सामने वाला तुमसे भी बेटर लैंग्वेज और बेटर वे में एक आंसर को प्रेजेंट कर रहा है। इंट्रोडक्शन कॉम्पिटेंस, कोई बच्चा हो सकता है इंट्रोडक्शन में कोट्स लिखे, उन्हें कोट्स याद रहते हो, कोई बच्चा डेफिनेशन, कोई बच्चा सर्वे, कोई बच्चा डाटा, कोई बच्चा आर्टिकल्स, किसी से भी स्टार्ट कर सकता है। तो इंट्रोडक्शन की कॉम्पिटेंस भी है। स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन कॉम्पिटेंस, अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हो, कोई भी प्रेजेंटेशन आप अपने आंसर की कर रहे हो, तो वो याद रखिए कि वैसी बहुत सारी शीट्स यूपीएससी के पास जाएगी। तो जब इतनी सारी शीट्स जाएगी तो तुम्हारा आंसर अलग कैसे लगेगा?
एंड कंक्लूजन कॉम्पिटेंस। तो ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, उस क्वेश्चन के अंदर नोट डाउन करने वाली बात यह है कि क्वेश्चन के साथ नंबर ऑफ वर्ड्स और कितने मार्क्स का है वो भी दिया जाता है। वर्ड्स को काउंट करने के लिए आप 1 2 3 4 की गिनती नहीं करते हो। फर्स्ट लाइन में जितने भी वर्ड्स होते हैं इनटू द नंबर ऑफ लाइंस, उसको आप काउंट करते हो, तो दैट इज द वर्ड लिमिट। तो 150 वर्ड्स में आपको ये क्वेश्चन लिखना है, व्हाट इज द रोल दैट ऑपोजिशन प्लेज इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया एंड दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस वेदर अ पार्लियामेंट कैन बेनिफिट फ्रॉम अ शैडो कैबिनेट। द पॉइंट इज पार्लियामेंट का चैप्टर आप लोग पढ़ चुके होंगे, शैडो कैबिनेट के बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे, ऑपोजिशन के बारे में आप पढ़ चुके हो, बट ये जो रोल के बारे में उन्होंने पूछा है, ये पूछा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट अफेयर्स। तो अगर आप करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हो और आप जितनी मर्जी बार चाहे एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ के चले जाओ, आप एक एज नहीं पा पाओगे, क्योंकि आपको कोई चीज़ों का इंटरलिंकेज नहीं समझ आएगा। So to have that interlinkage, you have to be very much competent with respect to other aspirants, और आपको उनसे बेटर चीज़ें लिखनी पड़ेगी। अब जैसे कि आप कनिष्क कटारिया की देख रहे हैं यहाँ पे शीट, तो उन्होंने कैसे शीट को प्रेजेंट किया है, किस तरह से लिखा है, रोल ऑफ ऑपोजिशन इज वेरी क्रिटिकल टू द फंक्शनिंग ऑफ एनी डेमोक्रेसी। पहला उन्होंने लिखा है प्रिवेंट मोनोपोलाइजेशन ऑफ पावर, सेकेंड उन्होंने लिखा है हाईलाइट्स डेफिशिएंसीज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, थर्ड लिखे है प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव टू द पीपल, फोर्थ डिबेटिंग लेजिस्लेचर्स एंड प्रोवाइडिंग क्रिटिसिज्म एंड इम्प्रूवमेंट। However, in recent years, it has been seen that criticized for negative actions like disruption in the parliament, political horse trading, indulging in baseless allegations etc. तो ये सब करंट अफेयर से आ रहा है। फिर क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था शैडो कैबिनेट। तो शैडो कैबिनेट इज अ बॉडी इन विच you can talk about the cabinet of the government, or you can talk about how it works, and then the relevance to Indian Parliament is still not as strong if you talk about. तो ये सारी headings सब headings के साथ the answer has to be written and presented. Let me be very precise if you people don't know. यूपीएससी के अंदर आपको मार्जिन बनाने नहीं होते, ये शीट में मार्जिन बना हुआ आपको स्पेस के साथ मिलता है। ऊपर क्वेश्चन होता है, नीचे आपको आंसर शीट होती है। तो जिन लोगों को ये भी नहीं पता, बिकॉज मेंस एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस अगर नहीं है, या आपने कभी नहीं दिया, या आपके मेंटर्स हैं जिन्होंने अभी आपको ये चीज़ नहीं बताई है, तो मैं बताना चाहूँगी कि क्वेश्चन के अंदर ही आपको एक आंसर शीट जो दी जाती है, उसमें मार्जिन भी होते हैं और लिमिटेड स्पेस भी होती है, लाइक दिस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन। इसी के साथ साथ मैं आपको अपने एक स्टूडेंट की शीट दिखाना चाहूँगी। So my students do answer writing with me. So they polity answer writing with VM. VM is me, Vani Mehra. That's what they call me. तो अगर आप देख सकते हो इस शीट के ऊपर मैं थोड़ा बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगी, बिकॉज दिस इज वन ऑफ माई स्टूडेंट शीट। अब मैंने भी पॉलिटी का एक क्वेश्चन डाला था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द प्रोविजंस, मेंबर्स, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एक्सेट्रा। हमने घूम फिर के पार्लियामेंट के बारे में पूछा है, बट हमने थोड़ा डिटेल में पूछा इन 250 वर्ड्स। तो गाइस अगर आप देख सकते हो, पहले तो पार्लियामेंट के बारे में डेफिनेशन दी गई है, ठीक है, कि पार्लियामेंट है क्या, और उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनाया गया, इफ यू कैन सी हियर दैट इट कंसिस्ट ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, देन इट इज अ बाईकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है, द लेजिस्लेचर कंसिस्टेड ऑफ बाईकैमरल लेजिस्लेचर जिसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों है, और लेजिस्लेचर कंसिस्ट करता है प्रेसिडेंट भी, एंड ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया स्ट्रक्चर, और उसके बाद बात की गई है कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो आप एक ही पैराग्राफ में कॉम्पोजिशन, लीडर, ऐसे हेडिंग्स बना के, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ड्यूरेशन, टेन्योर, पावर्स, पावर ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, डिसएग्रीमेंट एक्सेट्रा, और उसके बाद एक कंक्लूजन, बिकॉज विदाउट कंक्लूजन योर आंसर विल लुक वेरी वेरी फ्यूटाइल। So all the matters which are related to legislature demand consent and approval from both the houses of parliament, shows that there is an equal importance of both the houses, that is Lok Sabha and Rajya Sabha, in the parliament. It's a short conclusion, but it's a good conclusion to conclude the answer with. And guys, yes,
answer writing can just not become your this thing, a skill overnight. You need to actually build it. So what are the exact techniques that you can do it over here is, you can also see कि यूपीएससी आपको इतना ज़्यादा स्कोर नहीं देती आंसर राइटिंग में. सो फॉर दैट आई हैव पिक्ड अप द मार्कशीट ऑफ किया नंदिनी. She was all India rank 1 topper, and I just wanted to show you from with the help of the mark sheet that how UPSC will score your paper. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 250 मार्क्स का आपका एसे, 250 का आपका GS1 का पेपर, दैट इज पेपर 2, 250 का आपका GS2, 250 का GS3, 250 का GS4, 250 का ऑप्शनल पेपर 1, 250 का ऑप्शनल पेपर 2. ये होती है आपके मार्क्स की स्ट्रेच जो आपको दिया जाता है. ठीक है. तो गाइज अगर आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, तो आप ये देख सकते हो कि आप यहाँ पे टॉपर की शीट या मार्कशीट से पता कर सकते हो कि टॉपर्स भी कितने मार्क्स स्कोर करते हैं. जस्ट टू बिकम अ टॉपर हाउ मच मार्क्स डू यू नीड. ठीक है. सो ओवर हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे कि आप देख सकते हो कि पेपर 1 जो है एसे का होता है, जिसमें आपको 2 एसेस दिए जाते हैं. आपको चॉइस दिए जाती है उसके अंदर सेक्शन ए सेक्शन बी में, और आपको 4 एसेस दिए जाते हैं. आपको चॉइस दी जाती है, आप उसमें से कोई भी ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो. तो गाइस आप देख सकते हो कि 250 का हाफ एटलीस्ट मतलब 142 मार्क्स आप देख सकते हो एसे के अंदर द टॉपर हैज सिक्योर्ड एंड शी इज अ टॉपर. तो आप सोच सकते हो कि जो सबसे लोएस्ट रैंक पे अगर कोई आया होगा तो उसने कितना स्कोर किया होगा. यू जस्ट हैव टू इमेजिन दैट, राइट. तो 125 मतलब 50% से थोड़े ज़्यादा ही मार्क्स है, एंड 142 इज द स्कोर. तो 125 मार्क्स लेकर आप मतलब 50% की एज पे हो, इन 142 पे आपने ऐसे. इसका मतलब ये भी नहीं है कि 180, 190, 200 मार्क्स है. मैं ये इसीलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप इससे ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते. मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आपके अंदर की जो एंजाइटी और स्ट्रेस है वो थोड़ा कम हो जाए. सेकेंडली आप देख सकते हो जीएस के अंदर 131 मार्क्स आउट ऑफ 250. जीएस 2 के अंदर 103 मार्क्स, नॉट इवन 50%. जीएस 3 पेपर के अंदर आपका जो है 116, अगेन नॉट इवन 50%. जीएस पेपर 4 में 104, अगेन नॉट इवन 50%. आप देख सकते हो कि अगर किसी टॉपर ने एज ली है तो वो ली है उन्होंने ऑप्शनल में. चाहे आप किसी भी टॉपिक की शीट उठा के देख लीजिए. रिटन टोटल हैज बीन 927, पर्सनालिटी टेस्ट 193, टोटल 1120 आउट ऑफ 1725 मार्क्स. ये सारा टोटल करके 1725 मार्क्स का है. तो आप देख सकते हो 1725 मार्क्स के अंदर से 1120 मार्क्स, एंड शी इज ऑल इंडिया रैंक 1. सो डोंट यू थिंक इट इज अमेजिंग? क्या आपको नहीं लगता कि आप कर सकते हो? The only thing is कि you have to maintain a balance in every paper. अगर आप देख सकते हो, अगर आप सारे जीएस पेपर्स में ओके मार्क्स कंसिडर कर लो और किसी में आपकी गेम ऊपर नीचे भी हो गई, लाइक she have secured 131 marks here, but here is 103 and 16 and then 104. But optional में she is taken an edge, like she secured decent marks. तो एंड एसए के अंदर भी गुड मार्क्स, एंड पेपर 1 में भी गुड मार्क्स. तो उसके कारण क्या हो गया, ओवरऑल जो है वो बैलेंस बन गया, एंड देन शी इज ऑल इंडिया रैंक 1 गाइस. तो इसका मतलब ये है कि बेसिक आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत है. प्रॉपर मेंटर की ज़रूरत है जो आपको बता सके कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं, या कई बार आप बहुत एक्साइटेड होकर बहुत कुछ लिख देते हैं. ये सब चीज़ें टेस्ट करने की और चेक करने की ज़रूरत है. सो लेट मी टेल यू वन थिंग, हाउ कैन यू बी वेरी डिफरेंट. सबसे पहली बात है आंसर राइटिंग में जो बहुत सारे लोग निग्लेक्ट कर जाते हैं, वो है कीवर्ड्स. इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्द. अनअकैडमी पे ऑलरेडी मैं एक स्पेशल क्लास ले चुकी हूँ, बट मैं यहाँ पे भी एक वीडियो बनाऊंगी जो है कीवर्ड्स के ऊपर. कीवर्ड्स का मतलब है कोई भी वर्ड अगर आपको पूछा गया क्वेश्चन में, डिस्कस, डिस्क्राइब, क्रिटिकली एनालाइज, elucidate, elaborate, critically evaluate, etc. अब
गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस के बाद आपने देखा हो गया कि ऊपर लिखा गया होता है डिस्कस, डिस्क्राइब दिस इशू, क्रिटिकली एनालाइज, एल्यूसिडेट, इलैबोरेट एंड क्रिटिकली इवैल्यूएट एक्सेट्रा। तो हर कीवर्ड का मतलब अलग है। जब मैं बात करती हूँ डिस्कस की, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। डिस्कस का मतलब है आप उस मुद्दे के ऊपर थोड़ी डिस्कशन कीजिए। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि हाय गाइस, आज हम आंसर राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको आंसर राइटिंग की काफ़ी डिटेल्स बता रही हूँ। सिमिलरली अगर क्वेश्चन में भी आपको डिस्कस का ऑप्शन मिल जाता है तो इसका मतलब आपको काफ़ी डिटेल्स के बारे में बात करनी है। डिस्क्राइब का मतलब है जैसे आप किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जैसे कि आप अमेजोन या कहीं से कुछ ऑर्डर करते हैं। जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि उस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, नहीं है, एक्सेट्रा। तो वो जो डिस्क्रिप्शन है वो होती है उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन। सिमिलरली जब आप क्वेश्चन में डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो भी आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज का मतलब क्रिटिसिज्म नहीं होता गाइस, जितने लोगों को नहीं पता मैं बता दूं। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब होता है you have to write about the positives and negatives of that particular question. ठीक है, आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों लिखने हैं और एनालाइज करना है उस सिचुएशन को। एनालाइज मतलब जायजा करना है उस पर्टिकुलर बात का या क्वेश्चन का। एल्यूसिडेट, आपको एक बहुत ही स्लीक फॉर्मेट में उस चीज़ को प्रेजेंट करना है। आपको चीज़ें लिखनी है एक बहुत ही प्रेजेंट इन द सेंस कि निचोड़ निकाल कर एक तरह से आपको उसको प्रेजेंट करना है। इलैबोरेट मतलब आपको हो सकता है कोई स्टेटमेंट दी गई हो जैसे डू और डाई, तो आपको बताना है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है, तो आपको उस पर्टिकुलर चीज़ को, स्टेटमेंट को इलैबोरेट करने को कहा जा सकता है। एंड क्रिटिकली इवैल्यूएट मतलब प्रॉज एंड कॉन्स देखते हुए अपना इवैल्यूएशन बताना कि आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें एस्पिरेंट्स फंस जाते हैं, क्योंकि पहली बात वो ये कीवर्ड्स नहीं समझते, वो सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं, वो सोचते हैं जो लिखा है बस मैं उसका वैसे ही आंसर कराऊँ और जो चीज़ें जैसे लिखी हुई है मैं उसको उसी तरह से प्रेजेंट कर दूँ। ये जो सारी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लेकर आती है, एस्पिरेंट्स के मार्क्स को कम कर सकती है, आपको एंजाइटी, स्ट्रेस सब दे सकती है। कई बार आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा होता है, मंथली मैगजीन पढ़ी होती है, एनसीईआरटी पढ़ी होती है, रिवाइज की होती है, स्टैंडर्ड बुक पढ़ी होती है, उसके बावजूद आप एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाते हो क्योंकि आप कीवर्ड्स को नहीं समझते। सेकेंड थिंग इज रीड योर क्वेश्चन। अगर आप अपने क्वेश्चन को रीड नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें गलत हो सकती है। आपको क्वेश्चन के अंदर एक एक वर्ड रीड करना है कि एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है, आपको अपने क्वेश्चन के आंसर को कैसे फ्रेम करना है। यही चीज़ें डिस्टिंक्ट करेगी आपको बाकी लोगों से जो उस एग्जाम को देने आए हैं। और उसके बाद जो थर्ड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो यूपीएससी डिमांड करती है, हाउ इज योर आंसर डिफरेंट। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि आपको कंटेंट तो भर भर के मार्केट में मिल जाएगा, पीडीएफ्स, कंटेंट, बुक्स, एनसीईआरटीज एक्सेट्रा, बहुत कुछ है। हर टॉपर ने एनसीईआरटी पढ़ी है, हर टॉपर ने जितनी भी आपकी सारी ये है स्टैंडर्ड बुक्स है, सब कुछ पढ़ी है। तो बट द पॉइंट इज कंटेंट सबके पास है, बट आपको कॉन्टेक्स्ट से अगर आप भटक गए तो आप उस चीज़ में एज नहीं पा पाओगे। तो व्हाट डू मीन बाय कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट। देखिए, कंटेंट का मतलब हो गया जो आपने उसके अंदर पॉइंट्स लिखे, आपने कहीं से तो उठाए होंगे और वो हर किसी ने सेम लिखे होंगे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया पार्लियामेंट वाले क्वेश्चन का, सबको पता है लोकसभा राज्यसभा की मेंबरशिप, कॉम्पोजिशन के बारे में, बट कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, वो आपसे एक एनालिसिस चाहता है, एक डिस्क्रिप्शन चाहता है दोनों हाउसेस की, और आप रीसेंट एग्जाम्पल लिखकर अपने आंसर को बाकी लोगों से अलग कर सकते हैं। अब वहाँ पे सबने लिखा होगा कि लोकसभा इज वो लोअर हाउस एंड देन आफ्टर दैट राज्यसभा अपर हाउस है, और लेजिस्लेचर के अंदर प्रेसिडेंट भी आता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट कम टुगेदर इन पार्लियामेंट, बट इन पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए एग्जाम्पल नहीं लिखा था किसी ने। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी बिल को पास करने के लिए प्रेसिडेंट का असेंट इज वेरी नेसेसरी, राइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लोकसभा की जो पावर्स हैं इन द मनी बिल, इट इज मच अहेड। अगर जॉइंट सिटिंग होती है दोनों हाउसेस की तो स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड करता है, या डेप्टी स्पीकर या डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नेवर प्रिसाइड्स। फिर आप बात कर सकते हो प्रेसिडेंट का रोल किस तरह से प्रेसिडेंट समॉन करता है या प्रोक करता है सेशंस को
इन द पार्लियामेंट एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आपके कॉन्टेक्स्ट को अलग बनाती, मतलब आपके कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट को मिक्स करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर प्रेजेंट करने में हेल्प करती है। आप कहोगे कि मैम सिर्फ पॉलिटी का एग्जाम्पल दिया, तो मैं आपको ज्योग्राफी का एग्जाम्पल भी दे सकती हूँ। जैसे हम सब लोग बात करते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में, सब चीज़ों के बारे में, बट हम लोग उनके जो की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन पर फोकस नहीं करते। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स इज इम्पॉर्टेंट इन इंडिया, ठीक है, और आपको ज्योग्राफी के वाइज करना है, तो आपको सारा टोपोग्राफी जो है हमारी कंट्री में, अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स है, अलग अलग टेरेन है, उनको कैसे मैच करना, कैसे इंडिया के अंदर फ्लड सिस्टम आ सकता है। वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्लान जहाँ पे हम अपने वाटर को चैनलाइज कर सकते हैं या किसी और डायरेक्शन में डाइवर्ट कर पाए। ऑलरेडी यहाँ पे एक बारिश होती है या 4-5 बारिशें होती है तेज़, तो हमारी स्टेट्स में फ्लड आ जाता है, तो फ्लड मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट इतनी जल्दी नहीं हो पाता, बहुत लोग अपनी लाइफ एंड प्रॉपर्टी लूज करते हैं। एग्जाम्पल में आप केरला लिख सकते हैं, असम लिख सकते हैं, बिहार लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। वाइल्ड लाइफ कॉम्प्रोमाइज होती है, ह्यूमन लाइफ कॉम्प्रोमाइज होती है। तो ये सब चीज़ें जब आप प्रेजेंट करते हैं, ये आपके आंसर को बाकी बच्चों से अलग बनाता है। और अगर इसके साथ आप डाटा एनालाइज करके डाल देते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट रिपोर्ट का, या अगर आप डाल देते हैं किसी भी तरह से गवर्नमेंट ने कोई डाटा इशू किया है जो रिसेंटली देखा गया विद रिस्पेक्ट टू डिजास्टर्स या किसी भी तरह से, तो यू कैन एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग स्टफ लाइक दैट। जैसे अभी असम में फ्लड्स के कारण कैसे एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ कॉम्प्रोमाइज हुई है, तो इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से भी यू कैन जस्ट डाइवर्ट योर आंसर, तो दैट विल मेक योर आंसर डिस्टिंक्ट। फॉर मोर क्लैरिटी लेट अस ऑल्सो टॉक अबाउट हिस्ट्री क्वेश्चंस। अब आप कहोगे मैम हिस्ट्री के आंसर्स हम कैसे डिफरेंट कर सकते हैं? आप कोट्स लिख सकते हैं, कोई ऐसे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं बीच में से हिस्ट्री में से, या किसी पर्टिकुलर रूलर की ऐसी चीज़ लिख सकते हैं जो शायद बाकी लोग नहीं जानते। इसीलिए जितने बच्चे ऑप्शनल चूज करते हैं, जैसे किसी का हिस्ट्री है तो वो पेपर 1 में एज लेके जाता है, किसी का पॉलिटिकल साइंस है वो पेपर 2 में लेके जाता है, किसी बंदे का सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो वो पेपर 1, पेपर 2, आपका एथिक्स का पेपर और एसे, इन सब में एज लेकर जाता है, क्योंकि ये सारे पार्ट्स के अंदर सोसाइटी और सोशल पर्सपेक्टिव इन्वॉल्व है। तो दैट इज वाई ऑप्शनल ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग एंड बिल्डिंग योर स्किल्स फॉर आंसर राइटिंग। एंड गाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कभी भी ये नहीं सोचना कि आप किसी से कम लिख रहे हैं या आपसे कोई बेटर लिख रहा है या पता नहीं कितने लोग तैयारी कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट समथिंग नोन एज द डेली एफर्ट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रोज एडिटोरियल आता है उसके ऊपर आंसर लिखो। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी, एडिटोरियल अगर रोज आ रहा है, हो सकता है आपने वो टॉपिक ना कवर किया हो तो आप उस पर आंसर नहीं बिल्ड कर सकते हो, बट ये बहुत बड़ी रियलिटी है कि जो भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, आपके जो लोकसभा राज्यसभा के अंदर कुछ इश्यूज कवर किए जाते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्रीज होते हैं, यूपीएससी वहाँ से क्वेश्चन मेंस के लिए पूछती है। तो इन सब चीज़ों में एज करने के लिए आपको थोड़ा डाइवर्सिफाइड अप्रोच रखना पड़ेगा। सिर्फ 10 किताबें पकड़ के आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते हैं। येस, दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ कि मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम रिविजन, बट रिसर्च के ऊपर यूपीएससी कोई लिमिट नहीं लगाती है। अगर आप एनसीईआरटीज पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड बुक पढ़ चुके हैं और आपको एक डिस्टिंक्टिव अप्रोच रखनी है, तो आपको एप्लीकेशन पे फोकस करना पड़ेगा कि आप जो भी पढ़ा है उसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं और किस तरह से आप अपनी गेम चेंज कर सकते हैं। सो दैट इज द अल्टीमेट गाइड टू आंसर राइटिंग। इफ यू वांट टू डेवलप द स्किल, यू कैन डेवलप इट ओवरनाइट। एक दिन में या एक रात में या एक हफ्ते में नहीं हो सकता, आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें लिखनी पड़ेगी। एंड यू नो व्हेन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे। एंड गाइस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं, स्पेशल क्लास में, प्लस कोर्स में, क्योंकि मेरे प्लस कोर्सेज में मैं यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस आपको करवाती हूँ और उस तरह के क्वेश्चन से ही डील करती हूँ, ताकि आपका वो जो पर्सपेक्टिव है वो डेवलप हो सके और आप अपने आंसर्स को एक एज दे सके जो बाकी एस्पिरेंट से अलग लगे। मैंने बहुत बच्चों को क्वेश्चंस दिए हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए हैं, जस्ट टू सी देयर क्रिएटिविटी, क्योंकि एनसीईआरटी के आजकल टेस्ट सीरीज और मार्केट में बैचेस और ये सब बहुत ज़्यादा चलता है। बट द पॉइंट इज कि उसके अंदर एज लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चंस या किसी स्टैंडर्ड बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं।
हमेशा इंटरलिंकिंग क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर, एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक एक्सेट्रा। तो जब आप सब चीज़ों को दिमाग में एक साथ रखेंगे और चीज़ों को एक एक्सपेंशन देने की कोशिश करेंगे, दैट विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. So without panicking, please understand that if you need my help, my guidance, my any kind of approach that you want, you can reach out to me on the given number in the description box. You can call me from 4 to 8 p.m. because other time I have my classes and I have a busy schedule. At the same time, you people can also leave a message on WhatsApp, or you can message me on my Telegram group of Vani Mehra. You can just search Vani Mehra on Telegram. You can join my group. Subscribe to this channel and also hit the bell icon because many such informative videos I will be putting forward. These videos are very different from the regular enchanting videos everywhere that you see on the internet. The reason is because if you don't have edge over all these things, it doesn't make any sense you keep reading as many sources as you can. You will not be able to reproduce in your best capacity in the exam. And guys, again I would like to reiterate the fact that Unacademy's batches starting along with me, 20th July ko the batch has started, and an amazing new batch has also started on Unacademy, which is starting on 27th of July now. So basically this is going to include my foundation courses. I am covering foundation courses from basic to advanced so that you don't have to run for NCRTs and simple things, here and there. We are interlinking and studying. For just the basics, you don't have to, spend 2-3 months separately. In fact, you interlink things और आप एक ही महीने में you are able to cover maximum portion. You can call or WhatsApp me and use my referral code Vani Mehra to join Unacademy Plus and be a part of my community and my students and my family on Unacademy. Thank you so much, guys. I hope this video was informative. Please like the video, subscribe to the channel, do hit the bell icon, and a very quick update for all of you that on my channel we have covered history, that's the ancient history, we have covered the NCERTs, we have interlinked and covered the NCERTs, medieval history is done, and we are covering at present geography. Along with that, topic wise MCQ is going on. So if you are preparing and you need assistance with that, you can go and watch the playlist for that. Thank you so much, and I'll take your leave now. God bless you all, and see you people on Unacademy and as well as on Vani Academy here on my YouTube channel.